आज हमारे साथ हैं लुधियाना के ऑरा एक्सपर्ट जिन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट से ऑरा साइंसेस सीखे हैं। ऑरा होता क्या है? हम मेजर कर सकते हैं क्या? हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर ऑरा साइंसेस में ये एक रेवोल्यूशन की तरह काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, फोरेंसिक्स में, वाटर डाउजिंग के लिए, आर्किटेक्चरल में, वास्तु में, जियोपैथिक रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एस्ट्रोनॉमी, हर जगह किसी भी चीज़ की एनर्जी को अगर आपने मेजर करना है तो वो ऑरा स्कैनर के साथ मेजर की जा सकती है। ऑरा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? रियल एस्टेट में हम प्लॉट्स की सिलेक्शन करके देते हैं आपको आपके डीएनए के साथ। बॉम्बे पुणे हाईवे का सर्वे हुआ था, जहाँ जहाँ पर भी रेडिएशन के नोडल्स हैं वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन जोन्स ज़्यादा थे। हमारी जिंदगी में हमारा ऑरा यानी कि करिश्मा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे हमारी ज़िंदगी बनती और संवरती है। बहुत बड़ा रोल है ऑरा का। आज हमारे साथ हैं लुधियाना के ऑरा एक्सपर्ट जिन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट से ऑरा साइंसेस सीखे हैं। तो वेलकम विकास जी। सर कैसे हैं? थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें समय दिया विकास जी। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पहले आपसे इससे शुरुआत करते हैं कि बताइए ऑरा होता क्या है? देखिए, ऑरा कोई नई टर्म नहीं है। अगर आप देखें पुराने पीर पैगंबरों, हमारे जितने भी भगवान हैं, उन सब की आप फोटोग्राफ्स देखें, आपको सबके पीछे एक लाइट का सर्कल नज़र आता है, एक रोशनी। वही रोशनी, इसी को ऑरा कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है दिव्य कांति वलया के नाम से। अगर साइंटिफिकली इसके बारे में बात करूं तो हम जितने भी अर्थ पे रहते हैं लोग, या जितना भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ में, सब सन रेज से चलती हैं। तो सन की एनर्जी, सन की रेज से जो इलेक्ट्रॉन्स जब अर्थ के पे आते हैं तो यहाँ के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलते हैं तो इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आपकी ऑरा कहा जाता है। राइट। ऑरा, मैंने देखा है कि हम जो करिश्मा होता है, कई लोगों जब रूम में एंटर करते हैं तो रूम चमक जाता है। उनकी बात करने के तरीके से, जैसे अब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या यही है? आप कई बार महसूस करते होंगे कि कुछ लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, या कुछ लोग जैसे ही आपके थोड़े से भी पास आते हैं तो आप खुद ही इतनी एनर्जाइज फील करते हैं। वो सब क्या है? आप कितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज देख लो, कोई सिंगर्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, हजारों लाखों लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े संत हैं जो अपने सत्संग करते हैं, कितने हजारों लाखों लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। तो वो जितने भी हमारी पर्सनालिटीज हैं, उन सब की ऑरा ही उन सब लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। दिस इज द पावर ऑफ ऑरा। अच्छा, इससे एक सवाल उठता है मेरे दिमाग के अंदर, क्या ये ऑरा को हम मेजर कर सकते हैं? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑरा किसका बड़ा ऑरा है? पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ ऐसे टूल्स बन गए हैं जिनके साथ हम ऑरा को भी मेजर कर सकते हैं। राइट। अच्छा विकास जी, आपने बताया कि ऑरा पहले मेजर नहीं किया जा सकता था, अब ऑरा को मेजर करने का एक तरीका आ गया है। तो ऐसी क्या चीज़ आई है जिससे अब ऑरा मेजर किया जा सकता है? देखिए, ये है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। इसके इन्वेंटर हैं डॉक्टर मिन्ने मूर्ति, जो कि रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर मिन्ने मूर्ति को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा से सेवा रत्न का भी अवार्ड मिला है। उन्होंने कई इन्वेंशंस की, मेडिकल साइंस के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसके लिए उनको कर्नाटका गवर्नमेंट ने धन्वंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो उन्होंने जो डेवलपमेंट्स इस टूल में और जो अपग्रेडेशंस की हैं, उसकी इतनी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं कि ऑरा साइंसेस में ये एक रेवोल्यूशन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो रेडिएशन आ रही है, किरणें आ रही हैं, वो उस यंत्र के साथ, वो मशीन के साथ वो मेजर हो रहा है। ऑरा स्कैनर सिर्फ रेडिएशंस को मापने के लिए नहीं है। एज द नेम सजेस्ट, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? यूनिवर्सल वो चीज़ होती है जो हर जगह अप्लाई हो जाए। अगर आज की डेट में इसको देखें तो ऑरा स्कैनर को आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, इसको फोरेंसिक्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको वाटर डाउजिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं आर्किटेक्चरल में, वास्तु में। दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। इसको यूज़ कर रहे हैं जियोपैथिक रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, और मल्टीपल, आप चाहे आप एस्ट्रोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग,
एस्ट्रोनॉमी, हर जगह किसी भी चीज़ की एनर्जी को अगर आपने मेजर करना है तो वो ऑरा स्कैनर के साथ मेजर की जा सकती है। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है। मुझे इसके बारे में जैसे जैसे पता लग रहा है ना, तो वैसे वैसे मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ रही है। आइए थोड़ा चलते चलते फिर से बात करते हैं। अच्छा, तो अब कोई इंसान ये चेक करवाना चाहता है कि उसका ऑरा कैसा है, और अगर उसका ऑरा कम है क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? क्या किसी का बहुत ज्यादा ऑरा है वो कम करना चाहता है? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ऑरा वैसे कम करना ही क्यों है? हाँ, कम क्यों करें? अगर आज आपने फेमस पॉलिटिशियन बनना है, आज अगर लुधियाना को जीतना है, तो ऑरा यहाँ से कितने किलोमीटर की बढ़ानी पड़ेगी। राइट। नहीं, मेरा पॉलिटिशियन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो काम मुझे आता नहीं है। मैं यही काम ढंग से कर लूँ तो आई थिंक आई बी फाइन। तो यही फिर बताइए, फिर ऑरा बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो मेन क्वेश्चन इज कि ऑरा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन। मल्टीपल वेज। अगर हम बात करें हमारे सनातन संस्कृति की, इतनी रिच संस्कृति है हमारी। आप छोटी छोटी चीजें देखें, हम घर में तुलसी का पौधा लगाते थे। तुलसी के पौधे को जब हम परिक्रमा करते हैं, उसी से हमारी ऑरा कितने फीट बढ़ जाती है। और आज की डेट में आपको एक बात पता है, फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। देसी गाय, हमारे तो कल्चर में ही है कि हमने कहा कि गौ सेवा, गौ हमारी माता है। गौ, बिल्कुल। तो एक देसी गाय की आप परिक्रमा करते हैं, वहीं से आपकी ऑरा, अगर सपोज आज 10 फीट की है, 10 चक्कर लगा लेंगे देसी गाय के, आपकी ऑरा 10 फीट से 100 फीट तक पहुंच जाती है। और ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी सब किए हुए हैं। फॉरेन में तो लोग इसको यूज कर रहे हैं सिर्फ मनी मिंटिंग के लिए। आजकल काउ कटलिंग सेंटर्स बन गए फॉरेन में। वहां पे वो पैसे ले रहे हैं कि बस जाइए 5-10 मिनट, जितना आपको टाइम मिला है अपने पैसे देके, आप गाय को हक करके वहां उसके साथ बैठिए अपनी ऑरा बढ़ाने के लिए। क्या बात है। सो गौ माता से हमारा ऑरा बढ़ता है। वाओ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जितने आप मेडिटेशंस करते हैं, आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपके मंत्र जाप हैं, आपकी भक्ति, ये सब चीज़ें आपकी ऑरा को बढ़ाती हैं। अच्छा विकास जी, ये कहा जाता है कि जो ऑरा है, ऑरा स्कैनर है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज ही मेजर करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, ये ना सबसे बड़ी मिथ है आज की डेट में, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मोडालिटीज ऑफ द स्कैनर, ये स्कैनर आखिर काम कैसे करता है, इसके बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण लोग सिर्फ यही देखते हैं, यार बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। ऐसा नहीं है सर, इसकी मल्टीपल, जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये 3 मोडालिटीज पे काम करता है। मटीरियल, सब्सटेंस, जो हम इसके सैंपल, जो सब्सटेंस मटीरियल इसको देंगे, ये उसको फाइंड करेगा। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कलर फ्रीक्वेंसीज हैं विबग्योर की, ये उसको ट्रेस करता है। और तीसरी चीज़ ज्योमेट्री, किसी भी डायग्राम, किसी भी फिगर की जो भी ऑरा है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो ये आपने 3 जो प्रिंसिपल्स बताए, ये सब जगह लागू होते हैं, हर चीज़ के साथ लागू होते हैं? जी सर, इन तीनों प्रिंसिपल से ही इसको यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का नाम दिया गया है, बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस फिर सब जगह आ जाती हैं। अगर सेक्टर वाइज में बात करूं, जैसे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट में प्राइमरीली ऑरा स्कैनर कहाँ यूज़ हो रहा है, हमारे आर्किटेक्चर में, जहाँ पे हम कहीं पे वास्तु करेक्शंस के लिए जाते हैं, हम बिल्डिंग्स की एनर्जीज को मेजर करते हैं आर्किटेक्चर प्लानिंग में। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन है आज की डेट में रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में हम प्लॉट्स की सिलेक्शन करके देते हैं आपको, आपके डीएनए के साथ। अच्छा, देखिए, एवरीथिंग इज मैटर। भगवत गीता में भी यही लिखा है ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही मैटर, वही एनर्जी के बारे में ही हम सब स्टडी करते हैं। राइट। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। उन्हीं से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही, उसी को हम क्वांटिफाई करने के लिए आज ऑरा स्कैनर को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात की रियल एस्टेट की, तो अगर हमने कोई प्लॉट सिलेक्शन करनी है, तो क्या वो प्लॉट आपकी बॉडी के साथ रेजोनेट कर रहा है? अच्छा, ऐसा भी। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए, वो कहते हैं ना, यार ये जगह बड़ी फली थी, एक बंदे को फली, दूसरे को नहीं फली। क्यों नहीं फली? क्योंकि वो जिस बंदे को सूट कर रही थी, उसी को फलेगी।
अच्छा, किस किस फील्ड में और इसकी एप्लीकेशंस हैं? देखिए, वी आर अल्टीमेटली वी आर क्वांटिफाइंग द फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज में एग्रीकल्चर्स में पैथोजेंस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो यील्ड ज़्यादा आएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द बीज, जो हम सीड्स यूज करने हैं हमने, उसकी पोटेंसी कितनी है, उसकी ऑरा कितनी है, जितनी अच्छी पॉजिटिव ऑरा बीज की होगी उतनी ज़्यादा यील्ड आती है। तो ये सब एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। एग्जैक्टली। सॉइल के साथ कंपैटिबिलिटी मैच करनी कि इस सॉइल में अगर ये वाला बीज क्या सूट करेगा, वो भी उसकी ऑरा के साथ हम मैच कर सकते हैं। आप थोड़ा बताएं वास्तु का और ऑरा का क्या मेल है? जो साइंसेस इसके बारे में लिखी गई हैं वास्तु की, वो आर्किटेक्चर के बारे में लिखी गई हैं। इट्स नॉट अ रेमेडियल साइंस कि हमें डिजाइन कैसा बनाना है। योर डिजाइन, योर आर्किटेक्चरल प्लान इज अ वर्किंग मशीन। आप उस मशीन से, उसकी ऑरा से अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब कुछ ले सकते हो। वही वास्तु का काम है। अमेजिंग। अच्छा, आप एक बात कर रहे थे कि ये जो हम आयुर्वेद पे या ऑर्गेनिक साइंसेस पे, रादर हमारी जो इंडियन आयुर्वेदिक या फिर जो हर्बल जो चीज़ें हैं, इनसे हम बहुत दूर रहे हैं। कोविड में हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ एक मेडिकल साइंस, एलोपैथी की तरफ गए और उससे कई लोगों को नुकसान भी हुआ, और शायद लोग अब इम्यूनिटी आयुर्वेद से या नेचुरल तरीके से जिन्होंने करी वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। क्या लगता है आपको? ऑरा साइंसेस में हम मेडिसिन्स की पोटेंसी, उसकी कंपैटिबिलिटी एज पर द पेशेंट उसको डायग्नोज करके दे सकते हैं। आज की डेट में एक बड़ा अपकमिंग फील्ड है अरोमा थेरेपी। आपने कभी सुना है उसके बारे में? नहीं। अरोमा थेरेपी इज़ अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, जिसको हम ऑरा स्कैनर के साथ चेक करके पेशेंट को अलग अलग तरह के ब्लेंड्स बना के देते हैं अलग अलग डिजीजेस के लिए। अच्छा, तो वो फ्रेग्रेंसेस के साथ। अमेजिंग यार। वो हाई पोटेंसी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज उन फ्रेग्रेंसेस को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी फ्रेग्रेंस, 2 या 3 फ्रेग्रेंसेस को मिक्स करके भी पेशेंट को देने के लिए कि उसको क्या सूट करेगा। माइंड बॉगलिंग, ऐसी चीजें भी हो सकती है, सोचा नहीं था। सर, प्राणिक हीलर्स, जितने रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, ये सब लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं आज की डेट में कि अगर मैंने किसी को प्राणिक हीलिंग दी है, रेकी दी है, उसके चक्रास को ट्रीट किया है। हम ऑरा स्कैनर के साथ हमारी बॉडी के 7 मेजर चक्रास हैं। जो हमारा विबग्योर है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर बेसिकली हमारे 7 कलर्स ही हैं। राइट। आपने अगर हमारे शास्त्रों में या इंटरनेट पे कभी देख लीजिए, सूर्य भगवान की फोटो देख लीजिए। सूर्य भगवान की फोटो में आपको 7 घोड़े नजर आएंगे। बिल्कुल। वो 7 घोड़े और कुछ नहीं है, वही विबग्योर है। 7 रंग। 7 रंग है। क्या बात है। देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने ऊपर तक के उनकी रिसर्चेस थी। राइट। वहाँ पे भी सारे घोड़े आगे पीछे, मतलब उनकी वेवलेंथ अलग है 7 कलर्स की। Awesome. दिस विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम अगर साइंस की भाषा में बोलें, 380 nm से लेके 750 nm तक है। सबसे अमेजिंग बात मुझे ये लगती है कि विबग्योर के सारे कलर्स जब 7 कलर मिलके वाइट हो जाते हैं, ये कितनी की अमेजिंग बात है कि येलो, वायलेट, ग्रीन, ये सब मिलके वाइट आ जाते हैं एंड में। वही तो हमारी ऊर्जा है असली, वाइट, जो सन से रोशनी आ रही है। हमारे एक प्रैक्टिस है ना, सूर्य को हम जल देते हैं। सबसे बड़ी गलती पता क्या है? क्या? लोटा उठाया, बस ऐसे गिरा दिया पानी। यू नो व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस टू डू दैट? नहीं, बिल्कुल बताएं। आपको जो सुबह उठ के जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे पास आ रही हैं, उस टाइम जल भर के उसको सिर के ऊपर से लेके जाके धीरे धीरे पानी को गिराना है, ताकि जब सन रेज फिल्टर होके उस पानी में से आए तो फिल्टर एक प्रिज्म का काम करता है। ऑल 7 कलर्स विल टच आवर आज्ञा चक्र एंड इट विल एनर्जाइज द होल बॉडी। तो उन्हीं 7 चक्रास में या 7 कलर्स में कहीं पे भी कोई डिप्लीशन होती है या कहीं पे भी कुछ वो कलर्स अगर इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारी लाइफ में उसी हिसाब से डिजीजेस आती हैं, उसी हिसाब से हमारी वेलबींग, वेदर फिजिकल, वेदर फाइनेंशियल, वो सब इन्हीं चक्रा से ही गवर्न होती है। क्या बात है।
अच्छा विकास जी, अब हमने काफ़ी एप्लीकेशंस इसकी बात की, तो अब मुझे और भी बताएं कि और किस फील्ड्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, क्या और एप्लीकेशंस हैं? एज द नेम सजेस्ट यूनिवर्सल, हाँ, तो एप्लीकेशंस इतनी है हाँ, हाँ, हाँ। कि क्या क्या बताएं आपको। राइट राइट राइट। आज की डेट में ऑरा प्रोफेशनल्स वाटर डाउजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं होता क्या है? वाटर डाउजिंग है, ये प्रिमिटिवली पुराने ज़माने में भी लोग करते थे, लेकिन ऑरा स्कैनर के साथ अभी और इजी हो गया कि पानी को ढूंढना। अच्छा, पानी को ढूंढना, अमेजिंग। आजकल तो ऐसे कह रहे हैं कि पानी की बहुत कमी है, पानी बिल्कुल कम हो जाएगा, आगे आने वाले समय में शायद अगला जो युद्ध है वो भी पानी के लिए होगा। तो क्या हम धरती पे, जैसे अब चांद पे हमने, इंडिया ने पानी ढूंढ लिया है, सो क्या ये हम इससे डज इट प्ले अ रोल इन दैट? इससे वाटर स्कैर्सिटी जोन्स में जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे भी पानी बोरवेल्स के साथ तो निकालते हैं हम, लेकिन वो बोरवेल्स कितनी गहराई तक जाने हैं। अगर हम गलत जगह पे बोरवेल्स करेंगे, कई बार सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, पानी भी नहीं निकलता। आज ऐसे ऑरा प्रोफेशनल्स हैं जो अपने ऑफिस में बैठ के, मेरे ऐसे कलीग्स हैं, वर्ल्ड ओवर 20,000 से ज़्यादा बोरवेल पॉइंट्स दे चुके हैं सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के। अच्छा। और हम एक बोरवेल के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पिन पॉइंट करके दे सकते हैं कि यहाँ पे पानी निकलेगा। अच्छा। और उसकी डेप्थ तक उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अच्छा। ऑरा स्कैनर के साथ एक प्रोसीजर है उसको मेजर करने का कि कितनी डेप्थ पे पानी आएगा। अमेजिंग यार। तो ये तो हमारे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। इलॉन मस्क बात कर रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सी वाटर को भी हम डीसैलिनेट करेंगे, उसकी कॉस्ट आज ज़्यादा शायद कम होगी बाद में फ्यूचर में जाके, लेकिन अगर ये चीज़ मिल जाती है जहाँ पे हमें पता हो पानी यहाँ पे और हमें पता नहीं, ऑरा स्कैनर से हम ढूंढ लेंगे, तो ये आई थिंक वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर देगा। सर, प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट तभी होती हैं जब ह्यूमंस उसके लिए सीरियस हों। हम कभी भी जब भी नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे ना, तो हम प्रॉब्लम में आएंगे ही आएंगे। पानी तो ढूंढ लोगे, लेकिन कितनी देर तक? अगर उस पानी की वेस्टेज करते रहेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तो वो पानी भी कितनी देर रहेगा? राइट राइट राइट। ये तो एक टूल है डायग्नोज करने का, कि प्रॉब्लम आ रही है, उसको डायग्नोज करके बेटर तरीके से उसको निकालना। अच्छा विकास जी, और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट कैसे इसको यूज़ कर सकती है? सी, ऑरा स्कैनर कैन डायग्नोज द रेडिएशंस, डिटेक्ट कर सकती हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे पुणे हाईवे का सर्वे हुआ था, उसमें हमने ये डायग्नोज किया कि जहाँ जहाँ पर भी रेडिएशन के नोडल्स हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन जोन्स ज़्यादा थे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स उन पॉइंट्स पे ज़्यादा होते थे। गवर्नमेंट लेवल पे अब अगर हम देखें, इसकी एप्लीकेशंस मिनरल डिपॉजिट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फेक करेंसी, बिकॉज करेंसी इज ऑल्सो ज्योमेट्री, फेक करेंसी आइडेंटिफाई हो सकती है। उसके बाद फोरेंसिक्स में इसको हम डीएनए टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, डीएनए टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए सर, टेक अ सीट। कॉर्पोरेट में कैसे यूज हो सकता है? सर, कॉर्पोरेट में ऑरा साइंसेस में वी कैन डू द फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। आप एक कंपनी में जब नए एम्प्लॉय को इंक्लूड कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्या उस एम्प्लॉय की फ्रीक्वेंसी उस कंपनी के साथ मैच करती है? दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। यानी एचआर उसको यूज कर सकता है। एचआर उसको यूज कर सकता है। इंडस्ट्री में जैसे हम इंडस्ट्रियल विजिट्स पे जाते हैं, कई बार देखते हैं कि कोई मशीनरीज में ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जो बार बार ही आते रहते हैं। वहाँ पे कई बार हमने स्कैनिंग करके ये देखा है कि रेडिएशन स्पेसिफिक मशीनरीज के नीचे होती हैं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है ना। तो वी आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब भी फॉल्ट्स होंगे तो वो मशीनरीज काम ही नहीं करती, और इसीलिए पता ही नहीं चलता कि क्या किस कारण फॉल्ट्स पड़ रहे हैं। अच्छा, तो आगे हम पर्सनल लेवल पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपके प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसीज को चेक करते हैं ऑरा स्कैनर के साथ। इसी तरह जेमोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। आज किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आप ये नग पहन लो, रूबी पहन लो, सफ़ायर पहन लो, नीलम पहन लो। ऑरा स्कैनर के साथ ये चेक किया जा सकता है कि वेदर दैट स्पेसिफिक नग वो आपको सूट करता है कि नहीं करता, उसकी पावर कितनी है। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत महंगा 1,00,000 1.5 लाख रुपए का ही नग पहनने की ज़रूरत है। हो सकता है वो काम आपको 100 रुपये के नग से ही हो जाए। तो उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए ऑरा स्कैनर आपकी हेल्प करता है जेमोलॉजी में।
और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं जहाँ पे भूतिया बातें होती हैं। कोई लोग कहते हैं ये घर जो है हॉन्टेड है। देखिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्चुअली दे आर वेरी नॉर्मल। अच्छा। वो पैरानॉर्मल नहीं है। वही जो बात मैंने पहले भी की थी, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम अगर अपनी सनातन संस्कृति में देखें, हम अपने पितरों को अर्घ्य देते हैं, पिंडदान करते हैं, तो क्या वो सब लोग बुरे हैं? है तो ये भी वही आत्मा ही है ना। हमारा अगर इसकी साइंस के बारे में आपके साथ बताऊं, विजिबल स्पेक्ट्रम इज ओनली 380 nm टू 750 nm। इसके बियॉन्ड जब हम इंफ्रारेड रेडिएशंस के में जाते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो IR फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ऑरा स्कैनर के साथ आज वर्ल्ड ओवर लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ जो भी हमारे स्पेल्स हैं, जो यंत्र मंत्र तंत्र जादू टूना, अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है वो भी ऑरा स्कैनर उसको डिटेक्ट कर सकता है। अमेजिंग है, कमाल की चीज़ है। मैं देखना चाहूँगा ऑरा स्कैनर। उम्मीद है अगली बार हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। हाँ, डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको करके दिखाएंगे कैसे कैसे होती हैं चीज़ें। सर, अवेयरनेस की कमी है। आज हमने ना चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लोग लैक ऑफ नॉलेज का मिसयूज़ करके आपको मिसगाइड करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रेडिशंस के पीछे की साइंस क्या है, और उसको क्वांटिफाई करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। तो उस टूल को यूज़ करके हम अपने सारी चीज़ें, जितने भी हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनकी पावर्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में सिर्फ 2 फैमिलीज बची थी, और वो दोनों फैमिलीज ऐसी थी जो कि हवन कर रही थी, अग्निहोत्र करती थी डेली। ये हमारे ट्रेडिशंस की स्ट्रेंथ है। अमेजिंग। कि हवन के साथ हम अपनी जगह की ऑरा कितनी बढ़ा सकते हैं कि बाहर की रेडिएशंस भी अंदर नहीं आ सकी। वाह, जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती जाए ना उतना लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सर, हमें इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते, अभी भी लगता है कि कुछ सीखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विकास जी, आजकल जियो वास्तु के बारे में बहुत कहा जाता है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, लोगों को शायद अच्छी तरह से पता नहीं है, पर जियो वास्तु क्या चीज़ है? पहली बात तो ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। अगर इसकी डिटेलिंग में जाएं तो ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में पहले से मेंशन्ड है। तो जियो वास्तु जियो रेडिएशंस के बारे में बताता है। जियो रेडिएशंस क्या है? जियो इज़ अ ग्रीक टर्म, अर्थ, और पैथोस मीन सफरिंग, कि अर्थ के नीचे से जो रेडिएशंस आ रही हैं उसके कारण जो सफरिंग्स होती हैं उसको जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस सदियों से था, बहुत पुराना है, अभी नहीं। पहले हमारे पुराने घरों में हम गोबर से लेपते थे फर्शों को। गोबर जितनी देर तक गीला रहता था तब तक वो जियो रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज कर देता था। लैंड सिलेक्शन के टाइम पे जहाँ वो कहते थे कि जहाँ पे गाय बैठ गई वहाँ पे घर बना लो, क्योंकि गाय इन रेडिएशंस को लेके बहुत सेंसिटिव होती थी। ग्रीक्स में क्या होता था, वो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले वहाँ पे 1 साल के लिए भेड़ बकरियाँ चराते थे। 1 साल के बाद भेड़ बकरियों को काट के देखते थे, अगर उनके ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे। अगर वो शीप या भेड़ बकरियाँ ठीक हैं तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करते थे। ये सारी टेक्निक्स एज ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आज ऑरा साइंसेस में इसको और एक्यूरेसी के साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन रेडिएशंस को, क्योंकि घरों को अब लेपना तो पॉसिबल नहीं है कि हर रोज़ हम गोबर के साथ फर्शों को लेपें। पोटेंसीज के हिसाब से कहाँ कहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, जैसे जहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं, जहाँ पे स्नेक्स चल रहे हैं, बिल्लियाँ चल रही हैं, कैट्स ट्रेवल ऑन दीज स्ट्रेस लाइंस। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बिल्ली रास्ता काट गई रुक जाओ। अच्छा,
अच्छा, इस स्ट्रेस लाइंस पे बिल्लियां चलती हैं, तो ये सब के पीछे लॉजिक है, साइंस है It's a सबके pure science. It's a pure science. What is the basic term? इस कंटेक्स्ट में क्या कह सकते हैं? जियोपैथिक स्ट्रेस आता कहाँ से? हमारे धरती के नीचे पानी है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब उनके एक फ्रिक्शन होती है आपस में, हाई वेलोसिटी वाटर की और टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो एक हार्टमैन, करी और ले लाइंस का एक ना नेचुरल स्पेक्ट्रम है अर्थ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो रेडिएशंस फिर जिस पॉइंट से ऊपर उठती हैं, तो सपोज अगर आपका बेड वहाँ पे है, आपकी चेयर वहाँ पे है, तो वहाँ पे वो रेडिएशंस आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। सो इसको क्या ठीक भी किया जा सकता है? नेचुरल तरीके तो वही है उसकी पोटेंसी के। जैसे मैंने हनी बीज की बात की, मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है, शहद को रख सकते हैं, सांप की केंचुली रख सकते हैं, और इन चीज़ों, जो गोबर की बात हुई, लेकिन ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी देर तक अपना इफेक्ट नहीं दे पाती क्योंकि ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आज इसके ऊपर रिसर्चेस करके जियो रिवर्सल रॉड्स और ऐसे कई मटेरियल्स और बन गए हैं जिसके द्वारा हम इन रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं धरती के नीचे ही। क्या बात है, अमेजिंग। और इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा टूल है ऑरा स्कैनर। उसकी एप्लीकेशंस के साथ हम एक्यूरेसी के साथ इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करके धरती के लेवल पे ही उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये जियोथर्मल स्ट्रेस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ पे भी जियो रेडिएशंस हैं, वहाँ पर हमारे सेल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। अर्थ की नेचुरल रेजोनेंस है 7.83 हर्ट्ज की। जियोपैथिक स्ट्रेस जोन्स में ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं 100 से 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक भी पहुँच जाती हैं। 100 से 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज में सारे क्रिमिनल्स मर्डर तक कर जाते हैं। तो आप ये देखिए, अगर आप रेगुलरली ऐसे हाई हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के इम्पैक्ट में हैं, तो आपके ब्रेन वेव्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है। जितने भी बच्चे हैंडीकैप्ड या जिनके मेंटली चैलेंज बच्चे पैदा होते हैं, वो सारे बच्चे जब कंसीव होते हैं, उनके पेरेंट्स जियोपैथिक स्ट्रेस नोडल्स के ऊपर उनको कंसीव करते हैं। कैंसर, कई तरह की बीमारियां जो आज की डेट में पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रही हैं, बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ही डाउन करी जा रहा है, जिससे कि ऑटोमेटिकली जिस ऑर्गन के ऊपर ये रेडिएशंस का इम्पैक्ट आता है, वो ऑर्गन धीरे धीरे डिप्लीट होता शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल्स में कई बार देखा गया है कॉट डेथ्स हो जाती हैं बच्चों की। वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं इन रेडिएशंस को लेके। आप नॉर्मली अपने घरों में देखेंगे, बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर वो कहीं रेडिएशन लाइंस होंगी, वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं बेड से। लेकिन हॉस्पिटल्स में जैसे एक नया बच्चा, नवजात शिशु पैदा हुआ, उसको तो हम एक कॉट में रख देते हैं। बाय चांस अगर वो जियोपैथिक नोडल जहाँ पे 2 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उसके ऊपर अगर उसका कॉट आ गया, तो कई बार सुबह तक बच्चों की कॉट डेथ्स हुई होती है। ओह माय गॉडनेस। तो हॉस्पिटल में कंपलसरी नहीं होना चाहिए ऑरा स्कैनर देख के ही, करा के ही इसका होना चाहिए उसकी? सर, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया द 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे उन्होंने मैंडेट लिया है कि एटलीस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जियोपैथिक स्ट्रेस और इन रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। अच्छा। अभी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो 1920s में जर्मन साइंटिस्ट थे डॉक्टर वॉन पॉल, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। फिर उसके बाद इंडिया में जो डॉक्टर मन्नम मूर्ति हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्होंने इस ओवर अ पीरियड ऑफ 25-30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन रेडिएशंस और इसके भी बियॉन्ड जाके इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ऊपर भी रिसर्च की है। और वो रिसर्च अभी इंडिया के पास है, वर्ल्ड ओवर और किसी के पास नहीं है। और आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो मूर्ति जी के साथ, वो कैसा रहा, उसका भी थोड़ा सा हमें बताएं, जब आपने इसको स्टडी किया। सर, ये ऐसे लोग ना सेंट्स होते हैं जो सिर्फ समाज को देने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इसके ऊपर।
हिज डॉटर गीता मेनन एंड हमारे जीओ इंजीनियर्स के डॉक्टर देवेन वर्मा, वो मैंने उनसे कोर्सेज लिए, उनसे सारी ट्रेनिंग्स ली ओवर पीरियड ऑफ 8 years। तो जितना बीइंग अ डॉटर ऑफ अ साइंटिस्ट, दे हैव ऑल द साइंटिफिक बैकग्राउंड फॉर एवरीथिंग। तो उन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया है, सब के पीछे क्या साइंस है उस बेसिस पे सिखाया है। और कोई चीज़ है जो हमें जियोथर्मल एनर्जी के बारे में या जियो स्ट्रेस के बारे में जानने की ज़रूरत है? जियोपैथिक स्ट्रेस जैसे आप अगर ऑफिसेज में ले लें, फैक्ट्रीज में ले लें, कहीं पे भी आपका एम्प्लॉइज़ अगर जियोपैथिक स्ट्रेस नोडल्स के ऊपर अगर बैठ रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, वहाँ पे क्लैशेस ज़्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी ब्रेन वेव्स को एकदम से फ्रीक्वेंसी इतनी हाई मिलती है कि हम एंगर में चले जाते हैं। जो मैंने पहले भी एक डिस्कशन की थी, नेशनल हाईवेज पे जितने एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, वो क्या होता है कि यू गेट ब्लाइंडेड फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। वो कहते हैं अंधेरा आ गया आंखों के कारण। आप कार चला रहे हो, 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आप जा रहे हो, एकदम से एक नोडल पॉइंट आया जो कि 100-150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है, वो आपके ब्रेन को डेड कर देता है। जस्ट फॉर अ मिली सेकेंड्स आप कहते हो यार मैं ब्लाइंड हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। सो विकास जी, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और जैसे जैसे मैं इसके बारे में जानता जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे और जानना चाहिए। अगली बारी हम आपके साथ एक्चुअल प्रैक्टिकल करेंगे, ऑरा स्कैनर ला के हम चीज़ों को चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने समय निकाल कर हमारे लुधियाना पोस्ट के व्यूअर्स को और मुझे इतनी सारी जानकारी दी इसके बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक भी सिद्ध होगी। और अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कमेंट्स पे प्लीज़ अपने सवाल पूछिए। हम अगली बार जब इनको लाएंगे तो उन सवालों को भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पब्लिक में बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। ये टेक्नोलॉजीज़ अभी नई नई आई हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और इसी कारण लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो आई एम ऑन अ मिशन कि एक राइट मैसेज जाए, राइट नॉलेज कम्युनिकेट हो सोसाइटी में कि आखिर ये है क्या, और इसकी सारी मिथ्स को बस्ट करें। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। चले देखते रहे लुधियाना पोस्ट, मिलेंगे अगली बारी। बहुत बहुत धन्यवाद।